नमस्कार दोस्तों, तो कैसे आप सब। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब जो है बिल्कुल बढ़िया ही होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में पुनः हम लोग बात करने वाले हैं साइंस के कुछ ऐसे सब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में जो कि आपके जो एग्जाम में जो पूछने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। सो इसमें मैं जितने क्वेश्चन लिया हूं तो ये ऑलरेडी जो है कई बार पूछा गया है और उम्मीद है कि इस बार भी जो ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आइए वीडियोज़ को करते हैं शुरुआत, लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। सो बेसिकली इसमें जो है मैं आपको जो है लगभग 8 से 10 क्वेश्चन जो है बताऊंगा सब्जेक्टिव टाइप का, जिसको जो है आप अपने कॉपी पे लिख करके भी याद कर सकते हैं या फिर आप जो नोट्स के थ्रू भी याद कर सकते हैं। तो नोट्स अगर पाने के लिए आप चाहते हैं तो नोट्स पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जो है ऐड हो सकते हैं, ठीक है। आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग जो क्वेश्चन को करते हैं शुरुआत। तो देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि समजातीय या समजात श्रेणी क्या है। समजातीय तो आपको समझ में आता होगा कि जिसका जो है जात एकदम से समान हो तो उसको बोलते हैं समजातीय, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड आ गया श्रेणी, ठीक है। तो समजातीय श्रेणी किसको बोलेंगे ये चीज़ जो है समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो देखो एक्चुअल में समजातीय और श्रेणी, तो ये जो क्वेश्चन है हमारा चौथा चैप्टर का है, कार्बन एवं उसके यौगिक का चैप्टर है, ठीक है। तो देखिए हम लोग इसको समझते हैं। तो कार्बनिक यौगिकों की वैसी श्रेणी जिसमें अभिक्रियाशील समूह वर्तमान होता है। अभिक्रियाशील समूह वर्तमान जरूरी है क्योंकि अगर अभिक्रियाशील समूह वर्तमान नहीं होगा तो कंपाउंड का निर्माण अच्छे से नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो कार्बनिक यौगिकों की एक ऐसी श्रेणी चाहिए जिसमें अभिक्रियाशील समूह जो है वर्तमान होना चाहिए। अभिक्रियाशील समूह के रूप में जो है यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जैसे OH अभिक्रियाशील समूह भी हो सकता है, CO भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, COOH भी हो सकता है। तो ये सब हमारा क्या है, अभिक्रियाशील समूह है। तो पहली बात कि कार्बनिक यौगिक की वैसी श्रेणी जिसमें भी क्रियाशील समूह वर्तमान होता है, अर्थात जिनके मुख्य गुण समान होते हैं, यानी इसका जो मेन गुण होना चाहिए वो समान होना चाहिए और क्रमिक सदस्यों के बीच CH2 का अंतर होना चाहिए। क्रमिक सदस्य मतलब लगातार सदस्यों के बीच का जो अंतर होना चाहिए वो CH2 का होना चाहिए, ठीक है। तो उसे ही हम लोग बोलते हैं समजातीय श्रेणी या समजात श्रेणी। एग्जाम्पल में अगर आपको दूंगा तो आपको जो अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे एल्केन के यौगिक में, तो अगर मैं एल्केन के यौगिक की बात करूं तो सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि एल्केन का समान सूत्र क्या होता है। तो एल्केन का समान सूत्र होता है CnH2n+2, ठीक है। यहाँ पे जो n का वैल्यू होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 इस तरीके से सबको पता होगा। लेकिन अगर इस एल्केन के यौगिक में अगर हम n बराबर 1 डालेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1, तो यानी 2 यानी 4 यानी कि CH4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका अगर 1 डालेंगे तो हो जाएगा CH4, ठीक है। 2 डालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 डालेंगे तो हो जाएगा C2H6, यानी कि हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के दुगना से 2 ज़्यादा रहेगा, ठीक है, दुगना से 2 ज़्यादा। इसी तरीके से अगर हम 3 डालेंगे तो C3H8 बनेगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये हमारा प्रथम यौगिक है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, यानी 3 सदस्य हो गए इस हमारा एल्केन का, ठीक है। और इसका नाम भी आपको पता होगा, इसका नाम मेथेन है, इसका नाम एथेन है और इसका नाम प्रोपेन है। लेकिन यहाँ पे खास बात ये है कि हम लोग को देखना ये कि ये कार्बनिक यौगिकों की श्रेणी है, इसमें विक्रियाशील समूह भी वर्तमान है, ठीक है। एल्केन है तो एल्केन कहने का मतलब N लगा हुआ है सब में, और इसके मुख्य गुण समान है। मुख्य गुण समान कैसे अभी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये सबके सब जो यौगिक है हमारा एल्केन का यौगिक है, किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, ठीक है। सबके सब जो यौगिक है किसका है, एल्केन का है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इनका जो मुख्य गुण है वो समान है। लेकिन इसमें क्रमिक सदस्यों के बीच का जो अंतर है वो CH2 का भी है, ये आप जो इजीली यहाँ पे देख सकते हैं। अभी मैं आपको जो दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए इन दोनों के बीच का जो अंतर है, क्योंकि क्रमिक सदस्य इन दोनों में है, क्योंकि ये मेथेन है तो ये क्या है, एथेन है, यानी ये हमारे जो है लगातार के सदस्य है, और ये एथेन है तो ये क्या है, प्रोपेन है। तो इन सब में हम लोग अंतर देखते हैं, ठीक है। तो पहला में अंतर देखिए, यहाँ पे CH4 है, यहाँ पे C2H6 है, यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन है, तो कितना कार्बन का अंतर हो गया, 1 कार्बन का। यहाँ पे 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, यानी कि 2 हाइड्रोजन का अंतर है। तो इन दोनों के बीच जो है CH2 का अंतर तो है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन, यानी 1 कार्बन का अंतर हो गया। यहाँ पे देखिए 8 हाइड्रोजन, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन, यानी कि 2 हाइड्रोजन का अंतर है। सो फाइनली यहाँ पे भी हम क्या देख रहे हैं कि CH2 यहाँ का भी अंतर है, यहाँ पे भी CH2 का अंतर है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा कि ये जो तीनों यहाँ पे कंपाउंड है, तीनों जो सदस्य है, तो एल्केन का सदस्य है, इसमें भी क्रियाशील समूह वर्तमान है N, क्योंकि एल्केन का जो लास्ट में होता है N जुड़ता है, और साथ ही साथ इसमें जो क्रमिक सदस्यों के बीच का जो अंतर है वो CH2 आया है, ठीक है। तो इसीलिए इस तरीके के हम लोग श्रेणी को, जैसे कि CH4, C2H6, C3H8, तो ये जो हमारा श्रेणी चल रहा है, ठीक है, तो इस श्रेणी को हम लोग बोलेंगे समजातीय श्रेणी या फिर समजात श्रेणी, क्योंकि इसका जो मुख्य गुण है समान है, क्रमिक सदस्यों के बीच CH2 का अंतर है, ठीक है। सो उम्मीद है कि आपको जो समझ में आ गया होगा कि समजातीय श्रेणी या समजात श्रेणी किसे कहते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको जो आप अपने कॉपी पे लिख करके भी याद कर सकते हो। आइए अब हम लोग जो सेकंड पे बात करते हैं, तो सेकंड में क्या है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एल्किल मूलक किसे कहते हैं, एल्किल मूलक किसे कहते हैं, तो काफी ज्यादा आसान भी है। कह रहा है एल्केन में वर्तमान एक हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करने से प्राप्त मूलक को एल्किल मूलक कहते हैं। काफी एकदम सरल है। एल्केन में वर्तमान हाइड्रोजन परमाणु, तो जैसे कि मान करके चलिए कि एल्केन का प्रथम सदस्य क्या है, मेथेन है, सभी को पता है, ठीक है। एल्केन का प्रथम सदस्य क्या है, मेथेन है, CH4 जिसका अनुसूत्र होता है। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन, ठीक है। तो उसने कहा कि इसमें एल्केन में वर्तमान एक हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करने से
तो अगर मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है निकाल दूँ तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, तो बचेगा कितना, एक हाइड्रोजन कम कर दीजिए, यानी कि CH3 बच गया। तो इसके बाद जो मूलक प्राप्त होता है तो इसको बोलते हैं एल्किल मूलक। ठीक है, अब यहाँ पे आइए एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे हमारे पास मेथेन था, तो मेथेन का अनुसूत्र होता है CH4। ठीक है, इसमें तो किसी को कोई शक होना नहीं चाहिए, ये हमारा CH4 है। लेकिन यहाँ पे जो आप देख रहे हैं एक हाइड्रोजन मैंने अगर घटा दिया, तो एक हाइड्रोजन मैंने घटा दिया तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हो जाएगा, तो बन गया हमारा CH3। क्या बन गया, CH3। तो ये जो CH3 है इसको क्या बोलेंगे, मेथिल बोलेंगे, यानी एल्किल बोलेंगे। ठीक है, एल्किल कहने का मतलब लास्ट में इल जोड़ दीजिए, तो मेथेन से मेथिल, क्योंकि इल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मेथिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप आगे भी देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए, अगर हमारे पास एथेन है तो एथेन में से एथिल, लास्ट में इल जोड़ दीजिए। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन हम कम कर दिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए C2H6 था, तो एक हाइड्रोजन कम कर दिए तो C2H5 हो गया, यानी 6 हाइड्रोजन से 5 हाइड्रोजन हो गया, तो इसका नाम क्या होगा, एथिल होगा। ठीक है, इसी तरीके से प्रोपेन का होता है C3H8, इसमें से एक हाइड्रोजन कम करेंगे तो C3H7 बचेगा, तो प्रोपेन है तो इसका प्रोपिल हो जाएगा, लास्ट में इल जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है, इल। ठीक है जी, यानी कि एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित करने के बाद जो प्राप्त मूलक होता है उसी को हम लोग बोलते हैं एल्किल मूलक। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया सवाल है। चलिए, तो उम्मीद है कि ये वाला जो है आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारा क्या है, संकलन या योगशील अभिक्रिया क्या है। संकलन मतलब होता है जमा करना और योगशील मतलब होता है जोड़ना। तो दोनों का मतलब एक ही है, संकलन मतलब जोड़िए या फिर योगशील मतलब जोड़िए। ठीक है, जमा करना मतलब जोड़ेंगे तभी तो जमा होगा, तो नाम से ही स्पष्ट है। तो कह रहा है कि जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के द्विबंध या त्रिबंध पर कोई परमाणु या समूह जुड़ता है। देखिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला तो एल्कीन हो गया, ठीक है, मैं आपको बता चुका हूं, और दूसरा एल्काइन हो गया। ठीक है, पहला एल्कीन और दूसरा एल्काइन, तो इन दोनों को बोलते हैं असंतृप्त, और बाकी के जो हमारा एल्केन है तो इसको बोलते हैं संतृप्त। ठीक है, तो कह रहा है जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के द्विबंध या त्रिबंध पर, और सीधी सी बात है कि एल्कीन में द्विबंध होता है, एल्काइन में त्रिबंध होता है, तो द्विबंध पर या फिर त्रिबंध पर, तो इसीलिए तो बोल रहा है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के द्विबंध या त्रिबंध पर कोई परमाणु या समूह जुड़ता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं योगशील अभिक्रिया। यानी कि हमारा जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो उसमें कोई परमाणु या समूह जुड़ जाए तो उसको बोलेंगे कौन सा, संकलन या फिर योगशील अभिक्रिया। ठीक है, काफ़ी इजी है। जैसे एथिन की हाइड्रोजन से अभिक्रिया, एथिन जो है हमारा, तो ये हमारा क्या है, किसका सदस्य है, एल्कीन का सदस्य है। ठीक है, नाम से स्पष्ट है, एल्कीन में ये जो हमारा प्रथम सदस्य क्या है, एथिन। तो एथिन में अगर हम हाइड्रोजन की अभिक्रिया करा देते हैं, यानी कि इसमें हाइड्रोजन अगर हम जोड़ देते हैं, क्योंकि उसने बोला था योगशील मतलब कुछ जुड़ना चाहिए, तो देखिए एथिन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, C2H4 होता है, क्योंकि एथिन 2 कार्बन और एथ है तो इसका एथिन है, इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कार्बन का क्या रहेगा, डबल रहेगा। तो हाइड्रोजन देख सकते हैं 4 है, कार्बन 2, यानी 2 का डबल 4 है। ठीक है, तो इसमें अगर हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो 4 हाइड्रोजन पहले से, 2 हाइड्रोजन बाद में, कितना हो गया, 6 हाइड्रोजन हो गया। तो जो ये अब बना है तो ये क्या हो गया कि यहाँ पे जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कुछ जोड़ने से बना है। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं कि ये जो मिला है यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के दुगने से 2 ज़्यादा है। तो ऐसे अगर आप देखेंगे तो ये हमारा अल्केन का सदस्य है, और अल्केन में भी क्या है, तो अल्केन में भी हमारा एथेन है, क्योंकि 2 कार्बन का ए था, जोड़ एन तो क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हमारा जो है संकलन या योगशील अभिक्रिया, कि जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के द्विबंध या त्रिबंध पर कोई परमाणु या समूह जुड़ना चाहिए, मतलब अगर कुछ कोई चीज़ जुड़े तो बस योगशील अभिक्रिया हो गया। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कह रहा हाइड्रोजनीकरण क्या है। देखिए, किसी यौगिक के हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, किसी यौगिक के हाइड्रोजन के साथ संकलन अभिक्रिया को हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। संकलन अभिक्रिया का मतलब है कि कोई ना कोई चीज़ जुड़ना, लेकिन अगर जुड़ने के रूप में हाइड्रोजन रहे, किसी यौगिक की हाइड्रोजन के साथ संकलन अभिक्रिया यानी जुड़ने के रूप में क्या रहे, हाइड्रोजन रहे, तो उस अभिक्रिया को बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। जैसे ये जो हम अभी एग्जांपल लिए थे कि एथिन की हाइड्रोजन से अभिक्रिया, यहाँ पे तो हाइड्रोजन जुड़ा था, तो इस अभिक्रिया को संकलन या योगशील अभिक्रिया तो बोलना ही है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बोल दें कि एथिन का हाइड्रोजनीकरण हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एथिन में क्या जुड़ रहा है, तो हाइड्रोजन जुड़ रहा है। ठीक है, यानी किसी भी यौगिक में हाइड्रोजन का जुड़ना ही क्या कहलाता है, हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। तो सवाल नंबर 5 में देखिए, अभी हमने देखा संकलन अभिक्रिया। ठीक है, तो संकलन अभिक्रिया में क्या हो रहा था कि जुड़ रहा था, और जस्ट इसका उल्टा है भंजन अभिक्रिया। क्या है, तो भंजन मतलब होता है टूटना। तो बस देख लीजिए, अधिक भार वाले हाइड्रोकार्बन आपस में टूटकर कम भार वाले हाइड्रोकार्बन का निर्माण करता है, तो उस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं भंजन अभिक्रिया। ठीक है, और भंजन मतलब होता है टूटना। जैसे देखिए, यहाँ पे ये हमारा कोई कंपाउंड है, कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, तो ये हमारा जो हाइड्रोकार्बन है ये टूट करके 2 यहाँ पे जो है सदस्य बना रहा है, 2 यहाँ पे कंपाउंड बना रहा है। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं C10H22, तो इसका नाम क्या है, तो खैर नाम कुछ भी रहे उससे हमको कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, बस हमें ये देखना है कि ये जो हमारा यौगिक है, कंपाउंड है, ये टूट करके 2 या 2 से अधिक पदार्थ बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो हाँ, बिल्कुल बना रहा है, ये देख सकते हैं C10H22। तो यहाँ पे देखिए 6 कार्बन और 4 कार्बन, कितना हो गया, 10 कार्बन हो गया। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो फिर से वही मिल जाएगा, तो 10 कार्बन हो गया, और हाइड्रोजन 10 यहाँ पे और 12 यहाँ पे, तो कितना हो गया,
हाइड्रोजन 22 हो गया, ठीक है। तो यानी कार्बन कितना था, 10 था, और हाइड्रोजन कितना था, तो यहाँ पे 22 था, तो ये हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो हमारा C10H22 है, तो ये टूट करके दो यहाँ पे कंपाउंड का निर्माण किया, C6 और H12, C4 और H10। तो इसी को हम लोग बोलेंगे भंजन अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ पे कोई अधिक भार वाला हाइड्रोकार्बन है जो टूट करके कम भार वाले हाइड्रोकार्बन का निर्माण कर रहा है। तो इसलिए हमारा ये जो अभिक्रिया ये क्या हो गया, भंजन अभिक्रिया हो गया, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है कि ये वाला भी जो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि कार्बन की चतुःसंयोजकता क्या है, जो कि एकदम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये भी आई है, ठीक है। ये एक्चुअल में कई बार एग्जाम में जो आपका पूछा जा चुका है। तो देखते हैं कि कार्बन की चतुःसंयोजकता क्या है। तो सभी स्टूडेंट को पता होगा कि कार्बन का परमाणु संख्या कितना है, 6 है। तो अगर हम बात करें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, तो कितना होगा, वैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आप इस तरीके से लिखोगे 1s2, 2s2 और 2p2 ऐसे करके आप लिख दोगे, ठीक है। लेकिन अगर हम कक्षा वाइज लिखें तो कक्षा वाइज कैसे लिखेंगे, s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, और p वाला में देखिए यानी कि पहला कक्षा में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, दूसरा कक्षा में कितना हो गया, s यानी इसमें 2 हो गया और इसमें 2 हो गया, यानी दूसरा कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो कक्षा वाइज देखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 2,4 है। तो यानी कि इसका परमाणु संख्या 6 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4। तो लास्ट के कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उसको बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे जो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो कितना है, 4 है, क्योंकि लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन का परमाणु संख्या 6 है और संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 4 है, जिसके फलस्वरूप क्या है कि अष्टक पूरा करने के लिए, क्योंकि देखिए हर एक तत्व क्या करता है कि अष्टक पूरा करना चाहता है, अष्टक मतलब लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। तो यहाँ पे इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 है। तो कार्बन भी चाहेगा कि हमारे लास्ट वाले यानी कि अष्टक पूरा करने के लिए हमारा भी जो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो 4 तो इसके पास है, तो और इसको जो कितने इलेक्ट्रॉन पूरा करने की आवश्यकता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन जो है इसको आवश्यकता है अष्टक पूरा करने के लिए, ठीक है। तो जिसके कारण क्या करता है कि इसकी संयोजकता जो है हमेशा 4 रहती है, क्योंकि इसको हमेशा 4 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए, क्योंकि इसका 4 इलेक्ट्रॉन तो पहले से। तो अगर 4 ठो इसको और मिल जाए तो 8 ठो हो जाएगा, यानी इसका जो अष्टक है पूरा हो जाएगा। सो हमेशा कार्बन चाहता है कि मेरे पास 4 ठो है और 4 ठो और चाहिए अष्टक पूरा करने के लिए, यानी इसको हमेशा जिक्र रहता है कि हमको 4 इलेक्ट्रॉन ही बाकी के और चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हम बोल देते हैं कि कार्बन की जो संयोजकता है वो 4 है, और इसको अष्टक पूरा करने के लिए इसको जो 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, जिसके कारण उसकी संयोजकता हमेशा क्या है, 4 बरकरार रहती है। और इसी गुण को हम लोग बोल देते हैं कार्बन का चतुःसंयोजकता, ठीक है। चतु मतलब ऐसे भी 4 ही होता है, तो ये बार बार हमेशा 4 कार्बन का जिक्र करता है, तो इसीलिए कार्बन को हम लोग जो है चतुःसंयोजकता बोलते हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको जो आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करा कि अपरूपता क्या है, ठीक है। और ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है और पूछा गया सवाल है, अपरूपता। तो देखते हैं अपरूपता क्या है। करा किसी तत्व का वह गुण जिसके कारण वह एक से अधिक रूपों में पाया जाता है। किसी भी तत्व का, किसी भी एलिमेंट का वह गुण जिसके कारण वो क्या है कि एक से अधिक रूपों में पाया जाता हो, जिनके भौतिक गुण भिन्न। भौतिक गुण क्या होना चाहिए, भिन्न, यानी कि ऊपर से देखने पे तो हम लोग को अलग अलग लगना चाहिए, लेकिन उसका जो रासायनिक गुण होता है, अंदर का जो चीज़ें होता है वो समान होता है, ठीक है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपरूपता बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, आपको पता है कि कार्बन के 2 अप्रूप है, कार्बन के 2 अप्रूप है, हीरा और ग्रेफाइट। लेकिन हीरा को और ये जो ग्रेफाइट है, जो कि आप जो बैटरी में देखते हो घुंडी के टाइप का, इस टाइप का, ठीक है। बैटरी में जो आपका रहता है बीच में घुंडी, जो सबसे पहले आता था निप्पो वाला बैटरी, मतलब जो सूखा से लाता था, तो उसके बीच में एक रॉड जैसा रहता था, तो वो हमारा ग्रेफाइट है, ठीक है। या फिर अभी भी जो बैटरी आता है तो उस पर भी घुंडी रहता है, पानी वाला में भी, तो वो जो हमारा है वो समझिए, वैसे उसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं, लेकिन ग्रेफाइट ही है, समझ जाइए। तो कार्बन के मुख्य 2 अप्रूप है, जैसे हीरा और ग्रेफाइट, लेकिन इन दोनों को देखिएगा तो आसमान जमीन का अंतर है। हीरा इतना महंगा बिकता है और ग्रेफाइट तो मतलब इसको कोई पूछता भी नहीं है। तो कहने का मतलब है कि दोनों का जो ये रासायनिक गुण है वो सेम है, दोनों के दोनों हमारा कार्बन का ही अप्रूप है, लेकिन इसका जो भौतिक गुण है वो क्या है, भिन्न है। हीरा जो है अलग लगता है देखने में, और ग्रेफाइट जो है वो भी बिल्कुल अलग लगता है देखने में, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं अपरूपता, कि जिसका भौतिक गुण क्या हो तो भिन्न हो और रासायनिक गुण क्या हो, समान हो, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं अपरूपता। कार्बन के 2 अप्रूप है, हीरा और ग्रेफाइट। कभी कभार ऑब्जेक्टिव टाइप में भी क्वेश्चन आता है, लेकिन आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि हमने देखा है क्लास 10th में। तो कभी कभार क्वेश्चन ऐसे आता है कि कार्बन के कितने अप्रूप है, तो 1 नंबर में दे दिया हीरा, और दूसरा में दे दिया ग्रेफाइट, ठीक है, और तीसरा में दे दिया फुलेरिन। लेकिन आप 11th क्लास में पढ़ेंगे कि कार्बन के जो मुख्य 3 अप्रूप है, ठीक है, हीरा भी है, ग्रेफाइट भी है और फुलेरिन भी है, और 4 नंबर ऑप्शन में रहेगा इनमें से सभी। तो आपको इनमें से सभी मारना है, क्योंकि ये जो तीसरा वाला है फुलेरिन, तो फुलेरिन के बारे में आपको 11वीं कक्षा में पढ़ना है। तो कोई बात नहीं, अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप डी मार लेना। वैसे क्लास 10th में कार्बन के 2 ही अप्रूप के बारे में पढ़ना है, हीरा और ग्रेफाइट, लेकिन 11वीं क्लास में 3 अप्रूप के बारे में पढ़ना है, हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन, ठीक है। तो फिलहाल तो आप ये चीज़ याद रखेंगे कि अपरूपता क्या है, तो किसी तत्व का वह गुण जिसके कारण वह एक से अधिक रूपों में पाया जाता है, जिनके भौतिक गुण क्या होते हैं तो भिन्न होते हैं, और रासायनिक गुण क्या होते हैं तो समान होते हैं, उसको जो है हम लोग अपरूप बोलते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, तो उम्मीद है कि ये वाला जो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि समावयवता, इसका एक और नाम है समावयवी, ठीक है। वैसे दोनों नाम सेम ही है। तो समावयवता या फिर समावयवी किसे कहते हैं, तो देखिए, एक ही अनुसूत्र से
एक से अधिक यौगिकों का व्यक्त होना समावयवता कहलाता है। यानी कि अनुसूत्र एक ही है और उस एक ही अनुसूत्र से एक से अधिक यौगिक का जो है नामकरण हो रहा है, तो उसको बोलते हैं समावयवता। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे जो लिखा गया है C4H10, C4H10, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कार्बन का दुगना से 2 ज़्यादा है, यानी कि अल्केन का सदस्य है। ठीक है, अब यहाँ पे 4 कार्बन है तो 4 कार्बन को हम लोग बोलते हैं ब्यूट। क्या बोलते हैं? ब्यूट। और प्लस में एन जोड़ देंगे। एन किस लिए? क्योंकि ये हमारा अल्केन का सदस्य है, तो ब्यूट जोड़ एन क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। तो यानी हमारा ये जो लिखा हुआ है ये ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन तो लिखा हुआ है, चलिए ठीक है, C4H10 क्या है? ब्यूटेन। लेकिन ये ब्यूटेन को अगर हम अलग अलग तरीके से लिख दें तो अलग अलग नाम हो जाएगा। यही वाला जो अनुसूत्र है, इसी से जो है बहुत सारे नाम निकल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको जो बताता हूँ, यहाँ पे आप देखिए C4H10, तो ये तो हमारा ब्यूटेन ही है, और यहाँ पे भी C4H10 ये हमारा ब्यूटेन ही है। लेकिन इसका स्ट्रक्चर के हिसाब से इसका जो है नाम हम लोग अलग अलग से बोल सकते हैं। जैसे मान करके चलो कोई स्टूडेंट क्या किया कि 4 कार्बन उसको रखना है, तो 4 कार्बन अगर कोई स्टूडेंट सीधा सीधा ऐसे ऐसे रख दिया, ठीक है, और बाकी के जगह पे वो क्या रखेगा? तो हाइड्रोजन ही तो रखेगा। तो यानी कि मान करके चलिए कि बाकी के जगह पे उसने हाइड्रोजन रख दिया है, तो आपको पता है कि कार्बन के कितने हाथ होते हैं? 4 हाथ। तो एक हाथ इधर तो फूल है, तो बाकी के इधर जो हाइड्रोजन रख दिया, H हो गया, H हो गया, इधर भी H। यहाँ पे देखिए कार्बन का 2 हाथ ऑलरेडी कवर है, एक इधर एक इधर, तो एक ऊपर रख देते हैं, एक नीचे। ठीक है, तो इस तरीके से जहाँ जहाँ खाली है वहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन भर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी, और इधर भी हाइड्रोजन। तो इस तरीके से देखिए 1 2 3 4, यानी कि 4 कार्बन हो गया, तो C4 लिख दिए। और हाइड्रोजन कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, और ये 8 9, और ये 10, यानी हाइड्रोजन तो 10 ही है। ठीक है, यानी कि H10 तो वही है, C4H10 यही वाला है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो इसका नाम है, इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल ब्यूटेन। क्या बोलेंगे? नॉर्मल ब्यूटेन, क्योंकि जो स्टूडेंट इसको लिखा है वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से लिखा है। ठीक है, उसने क्या किया कि कार्बन को एकदम सीधा सीधा लगा दिया, बाकी के जगह पे उसने हाइड्रोजन लगा दिया, तो इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे नॉर्मल ब्यूटेन। लेकिन अगर मान के चलिए कोई स्टूडेंट ऐसे कर दिया कि यहाँ पे 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन में से 3 कार्बन को उसने ऐसे सजा दिया, अब बाकी के उसने सोचा कि एक काम करते हैं, एक कार्बन को हम लोग नीचे लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी के क्या करेगा कि कार्बन के जो जो जगह खाली वहाँ पे क्या लिखेगा? हाइड्रोजन को भर देगा। तो हाइड्रोजन को अगर यहाँ पे भरेगा तो देख लीजिए हाइड्रोजन भी उतना ही होना चाहिए जितना कि वहाँ पे जो दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बाकी के जगह पे हाइड्रोजन भर लेते हैं। यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे भी एक आ जाएगा, और यहाँ पे भी एक आ जाएगा। ठीक है, कलर थोड़ा सा कर लेता हूँ चेंज। चलो, तो एक यहाँ पे जो आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो 3 कवर है, तो एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, और यहाँ हो गया, और एक यहाँ हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से फिर से काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 हो गया, 7 हो गया, ये वाला 7 हो गया, 8 9, और ये 10। ठीक है, तो फिर से यहाँ पे जो कार्बन की संख्या है वो 4 ही है, और हाइड्रोजन की संख्या है वो 10 ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो कार्बन का सजावट है वो बिल्कुल सीधा सीधा नहीं है, इसको बोलते हैं शाखित। शाखित मतलब समझ रहे होंगे, पेड़ की टहनी की तरह जो यहाँ पे कार्बन नीचे की ओर खिसक गया है, तो इसलिए इसका नाम जो है बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल तरीके से लिखा गया था, तो इसलिए नॉर्मल ब्यूटेन। और इसको लिखने के लिए हम थोड़ा सा जो है अलग तरीके से लिखते हैं, इसको लिखते हैं आइसो। इसका नाम है आइसोब्यूटेन। ठीक है, आपको मैं जब नामकरण सिखाऊंगा तो बता दूंगा इसका नाम क्या है, आइसोब्यूटेन। तो देखिए यही वाला अनुसूत्र C4H10, यहाँ पे भी C4H10, लेकिन अगर इसको कोई स्टूडेंट ऐसे जो है बना दिया तो इसको बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटेन, और अगर इसको कोई स्टूडेंट इस तरीके से जो स्ट्रक्चर बना दिया तो इसको बोलते हैं आइसोब्यूटेन। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि एक ही अनुसूत्र से, देख लीजिए C4H10 और C4H10 एक ही अनुसूत्र से अलग अलग यौगिक का नाम हो रहा है, इसको बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटेन, इसको बोलते हैं आइसोब्यूटेन। तो अलग अलग का नाम व्यक्त हो रहा है कि नहीं, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं समावयवता। समावयवता क्या है कि एक ही अनुसूत्र से एक से अधिक यौगिकों का व्यक्त होना, यानी कि एक से अधिक यौगिकों का नामकरण होना क्या कहलाता है, तो समावयवता कहलाता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी जो आप ध्यान में रखिएगा। तो ठीक है, इतने ही क्वेश्चन जो आपको बताने थे, और ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ कि इन सब क्वेश्चन को जो है आप अपनी कॉपी में जहाँ पे भी है उतार लीजिएगा, और इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन क्या है, तो VVI क्वेश्चन है। सो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। ठीक है, सो फिलहाल के लिए बस इतना ही रखते हैं, और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वाले क्लास में। तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे, बाय बाय।